जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 6 मार्च को इंडक्ट होंगे इंडियन नेवी के सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स। भारतीय प्रधानमंत्री विटनेस करेंगे पोखरण में आयोजित होने वाले खास वॉर गेम को। बीएसएफ को मिली अपनी पहली वुमेन स्नाइपर। भारत द्वारा पाकिस्तान का कंसाइनमेंट सीज करने के बाद पाकिस्तान का आया रिएक्शन। और पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड को किसी ने किया हॉरिफाइड। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कंफर्म किया गया कि 6 मार्च 2024 को कोच्चि में स्थित आईएनएस गरुड़ में इंडियन नेवी की सर्विस में न्यूली इंडक्टेड MS-60R सी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स औपचारिक रूप से कमीशन किए जाएंगे। और जैसे कि ऑलरेडी हम पहले के डिफेंस अपडेट्स में आपको बता चुके हैं कि जो इन सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की स्क्वाड्रन है वो इंडियन नेवी की INAS 334 में कमीशन की जानी है। बाकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये भारत की ब्लू वाटर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, नेवी के ऑपरेशनल रीच को और एक्सटेंड करेंगे और एक वास्ट मैरीटाइम डोमेन्स में नेवी के ऑपरेशंस में सपोर्ट करेंगे। बाकी इसके अलावा इंडियन नेवी से ही जुड़े एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें नेवी की वेस्टर्न कमांड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि उनके एक सीमैन 2 जिनका नाम है साहिल वर्मा, तो वे 27 फरवरी 2024 से अपनी तैनाती के दौरान इंडियन नेवी की शिप से मिसिंग हैं और उनके लापता होने की सूचना मिलते ही इंडियन नेवी ने उनकी तलाश में अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट की मदद के साथ तुरंत ही एक मैसिव सर्च ऑपरेशन को भी लॉन्च कर दिया था। और अभी जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पूरे मामले की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दिए गए। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में आयोजित होने वाले भारत शक्ति नाम के वॉर गेम को विटनेस करेंगे। और इन वॉर गेम्स की खास बात यह होने वाली है कि इसमें केवल स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए वेपन प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम्स ही शामिल रहेंगे। और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के टॉप ब्रास भी शामिल रहेंगे, जिनमें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी शामिल हैं। इस वॉर गेम के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के सामने आत्मनिर्भर भारत वाले कॉन्सेप्ट को शोकेस किया जाएगा और स्वदेशी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स की कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के अलावा इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने पर मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए कल 4 मार्च से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अध्यक्षता में 2 दिन के एक इंटेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को आयोजित किया जाएगा। और इस 2 दिन के सेशन में इंडियन आर्म फोर्सेस के स्वदेशी प्रयास, डिफेंस R&D में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, इकोसिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग और आर्म्ड फोर्सेस के लिए MRO फैसिलिटीज़ को क्रिएट करना, तो इस तरह के अलग अलग रेंज के टॉपिक्स इस दौरान डिस्कस होंगे। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF को SI सुमन कुमारी के तौर पर अपनी पहली वुमेन स्नाइपर मिल गई है। और SI सुमन कुमारी इंदौर में स्थित सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में अपने 8 सप्ताह के स्नाइपर कोर्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद BSF की पहली वुमेन स्नाइपर बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमन ने पंजाब में स्थित एक प्लाटून को कमांड किया था और अपनी इसी कमांड के दौरान उन्होंने सीमा पार से उत्पन्न होने वाले स्नाइपर अटैक्स के थ्रेट को भी विटनेस किया था। और इन्हीं थ्रेट्स को विटनेस करने के बाद SI सुमन कुमारी ने स्नाइपर कोर्स के लिए वॉलंटियर किया था। और सुमन के दृढ़ संकल्प को देखने के बाद उनके सीनियर्स ने इस कोर्स के लिए उनकी भागीदारी को मंजूरी दे दी थी। और सुमन अपने उन 56 मेल काउंटर पार्ट्स में इकलौती ऐसी फीमेल थी जिन्होंने स्नाइपर कोर्स किया है। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरेक्शन में BSF के CSWT के IG भास्कर सिंह रावत ने इस बात को हाईलाइट किया कि जो स्नाइपर कोर्स है वो कमांडो ट्रेनिंग के बाद वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में आता है। और SI सुमन कुमारी ने इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब वे एक स्नाइपर इंस्ट्रक्टर के तौर पर पोस्ट होने के लिए एलिजिबल हो गई हैं। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए सुमन कुमारी के एक इंस्ट्रक्टर ने यह भी बताया कि कैसे जो स्नाइपर कोर्स होता है इसमें बहुत सारा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। और जबकि इस साल कैमोफ्लेजिंग और कंसंट्रेशन को फोकस करने के साथ जो ट्रेंड रिजीम है उसको बढ़ाया गया है ताकि जो हमारे स्नाइपर्स हैं वो बिना डिटेक्ट हुए दुश्मन के और भी करीब जा सकें। और यहाँ तक कि मेल ट्रेनिंग्स के लिए भी इस ट्रेनिंग को सर्वाइव कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है और जिसके चलते कई सारे तो उस कोर्स को अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन बावजूद इन सब कठिनाइयों के SI सुमन कुमारी ने न केवल इसके लिए वॉलंटियर किया बल्कि इसको सफलतापूर्वक कंप्लीट भी कर लिया। और आपको बता दें कि जो SI सुमन कुमारी है उन्होंने BSF को 2021 में ज्वाइन किया था और वो अनआर्म्ड कॉम्बैट में भी क्वालिफाइड है। और इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि निश्चित रूप से SI सुमन कुमारी भारत की नारी शक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक बनी है, जो कि और भी विमेन वॉरियर्स को इंस्पायर करेंगी। तो जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत की एजेंसीज ने चीन की तरफ से पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले डुअल यूज आइटम के कंसाइनमेंट को सीज किया है, जो कि संभावित रूप से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए होने वाला था। तो अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस पूरे मामले पर अब पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है, जिसमें आज रविवार को पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उनके कंसाइनमेंट को सीज करने वाली जो रिपोर्ट्स आई हैं
उनमें तथ्यों को गलत तरह से दिखाया गया। और पाकिस्तान ने इस कंसाइनमेंट को लेकर के सारी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए ये कहा है कि ये जो मर्चेंट वेसल है वो कराची बेस्ड कंपनी के लिए एक कॉमर्शियल लेथ मशीन ले जा रही थी और एक केवल एक कॉमर्शियल लेथ मशीन को इंपोर्ट करने वाला सिंपल सा केस है और यह मशीन पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए थी। और इसलिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एक अनजस्टिफाइड सीजर था। और जैसे कि इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से क्लियर किया गया कि इस कंसाइनमेंट में जो CNC मशीन मिली है तो ये मशीन भी डुअल यूज़ वाली है जिसका सिविलियन और मिलिट्री यूज़ भी हो सकता है और इसी के चलते इसे वासीनार अरेंजमेंट की आइटम्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो भारत का किसी भी तरह से कोई अनजस्टिफाइड सीजर नहीं है। इसको सीज करने का भारत के पास एक ठोस कारण है और उसी कारण के चलते ये हुआ है। बाकी पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इन रिपोर्ट्स में तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो हमारे हिसाब से पाकिस्तान को ये सारी बातें छोड़ के इन तथ्यों को क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान जिन जिन आतंकियों को लेकर कहता है कि वो उनकी ज़मीन पर नहीं है तो वो मरते समय पाकिस्तान की ज़मीन पर कहाँ से प्रकट हो जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि लश्कर का एक सुमर हार्ट अटैक के चलते कल पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में हॉरिफाइड हो गया। तो एक और अपडेट है कि भारत का एक और मोस्ट वांटेड जिसका नाम है शेख जमील उर रहमान, तो इसको लेकर भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में काफ़ी रहस्यमय तरीके से मरा हुआ पाया गया है। और बता दें कि जो ये शेख जमील उर रहमान नाम का सुमर है तो ये लश्कर जैश और हिजबुल के अलायंस तहरीक उल मुजाहिदीन का सेक्रेटरी जनरल था। और जो ये तहरीक मुजाहिदीन वाला ये संगठन है ये 1990 से ही कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। और हाँ, बाकी एक और अपडेट है कि लगभग महीने भर के इंतजार के बाद पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के तौर पर अपने नए प्रधानमंत्री मिल गए। बाकी तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं होते हैं बल्कि सिलेक्ट होते हैं और उन्हें सिलेक्ट कौन करता है? पाकिस्तान की आर्मी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी को काफ़ी अच्छा खासा निगोसिएशन करना पड़ा है, तभी तो उन्हें इतना लंबा समय लग गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करने में। बाकी प्रधानमंत्री बनते ही अपने पहले संबोधन में शहबाज शरीफ की तरफ से चीन को एक क्लोज पार्टनर बताया गया है और ये भी कहा है कि वे US के साथ भी अपने टाइज को इम्प्रूव करेंगे। हालांकि भारत और अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर उन्होंने कोई भी बात डायरेक्टली मेंशन नहीं करी है। वहीं इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान अपने वहाँ फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो कि अब X हो गया है और यूट्यूब, तो इन सोशल साइट्स को बैन करने की योजना बना रहा है। और ऐसा करने का पीछे का जो कारण पाकिस्तान के ऑफिशियल्स दे रहे हैं वो ये कि इनको बैन करके वे अपनी यंग जनरेशन को नेगेटिव और डिवास्टेटिंग इफेक्ट से बचाना चाह रहे हैं। और वो ये भी मानते हैं कि इनका मिसयूज़ हो सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान में इन सोशल साइट्स का इस्तेमाल कितना मिसयूज़ हो रहा है तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसका एक यूज़ ज़रूर है कि इनके माध्यम से पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो नापाक हरकतें हैं उनका खुलासा हो जाता है। अब बाकी इन सोशल साइट्स को बैन करके पाकिस्तान अपने वहाँ चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कब चलाएगा तो ये वाली रिपोर्ट का हमें इंतजार है, क्योंकि ऐसा हमें लगता है कि होना जरूर है। अपनी सर्वेलियंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के लिए स्पेस बेस्ड एसेट्स के माध्यम से एक कॉम्प्रहेंसिव मैरीटाइम मॉनिटरिंग सॉल्यूशन सर्विसेज की तलाश में नेवी की तरफ से RFI जारी की गई है, जो कि सिंथेटिक एपरेचर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी, AIS, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरसेप्ट्स, तो इस तरह के स्पेस बेस्ड एसेट्स का इस्तेमाल करके नेवी के इंटरेस्ट वाले एरियाज में पर्याप्त कवरेज प्रोवाइड करने में सक्षम हो। और जबकि इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ नेवी की योजना इंडियन शिपयार्ड से 20 रिमोटली मैन्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स को खरीदने की भी है। ये 17 टन की क्राफ्ट होगी जिससे अलग अलग तरह के मिशंस जैसे कि पेट्रोलिंग, हाई वैल्यू यूनिट्स को एस्कॉर्ट करना, हाई स्पीड क्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस और नेवल बेसिस के पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सुरक्षा प्रदान करना, तो इस तरह के रोल्स में इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार सुरेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2010 में हैदराबाद में किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट के क्रैश में लेफ्टिनेंट कमांडर राहुल नायर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन नेवी की एरोबेटिक टीम का नाम क्या है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।